ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन ताजा तरीन घटनाओं की, खबरों की चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं और एक निर्णायक सकारात्मक नतीजे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रभात अवस्थी और भारतीय महाविद्यालय के प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी। समाजवादी पार्टी के आज पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गंगवार जी हैं और रामजी वाजपेयी, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कई पदों पर रहे हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कन्नौज से जुड़ते हैं, आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शुभम तिवारी भी जुड़ने को हैं, अब इनकी कोई सूचना नहीं। आज मध्य रात्रि का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है। मध्य रात्रि के बाद जो यूपी की भाषा है उसके हिसाब से प्रधानों के बस्ते जमा हो जाएंगे, यानी प्रधानी का जो 5 साल का कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। 57,978 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें जो प्रधान है उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और क्योंकि चुनाव, पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाए हैं, इसलिए सहायक विकास अधिकारी एडीओ जो है उनके पास चार्ज रहेगा। और इसका नियम यह है कि ग्राम पंचायत के गठन होने तक एडीओ के पास चार्ज रहेगा, या अधिकतम समय 6 महीने का हो सकता है। तो ये नियम है, इसके हिसाब से एडीओ के पास चार्ज पहुंच जाएगा और प्रधान मध्य रात्रि के बाद से कोई काम अपने नहीं कर पाएंगे, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और जो ग्राम पंचायत की पहली बैठक होती है उससे कार्यकाल की गणना की जाती है। तो गांव की सरकार बनने जा रही है और गांव की सरकार में कौन होगा सरदार, ये बहस का विषय है, ये डिबेट का विषय है। और हम इस पर धीरे धीरे यहाँ पर आपको इस विषय की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि जो पंचायत का चुनाव है ये सही मायने में एक नेतृत्व की नर्सरी है। दो चीजें कहते थे कि छात्र संघ और पंचायत चुनाव। जिन दलों ने इन दोनों चुनावों पर गौर कर लिया उनके पास भविष्य में नेतृत्व का संकट नहीं पड़ता। नेतृत्व की नर्सरी कहा जाता है पंचायत चुनाव को और छात्र संघ चुनाव को, क्योंकि छात्र संघ चुनाव विभिन्न कारणों से कई सालों से नहीं हो रहे हैं अलग अलग कॉलेजों में, महाविद्यालयों में। इसलिए जो छात्र नेता है, जो युवा नेता है, उनका भी जोर इस बार पंचायत चुनाव पर है। हमने देखे कि कई जो होर्डिंग लग रहे हैं उनमें कई युवा नेताओं के होर्डिंग भी है जो कभी छात्र संघ चुनाव लड़ने की स्थिति में होते थे, वो लोग भी पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। तो और दूसरी चीज ये होगी इस बार कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में होगी। आम आदमी पार्टी ने इस चीज को समझा है कि पंचायत चुनाव में जो स्थिति बनेगी उसका ही असर आने वाले चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का, उस पर पड़ने वाला है। और 2022 तो नाम है। सही स्थिति यह है कि पंचायत चुनाव जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही 2021 का चुनाव शुरू हो जाएगा। सारी तैयारियां, राजनीतिक दलों के बड़े कार्यक्रम, सारी तैयारियां उस तरीके से शुरू हो जाएगी। 2022 के शुरुआत में मार्च तक विधानसभा गठित हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि इन पंचायत चुनावों का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ना है। दूसरी चीज यह है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 3 महीने से, वो अगर इस दौरान पंचायत चुनाव से पहले खत्म भी हो गया या खत्म ना हुआ, दोनों स्थितियों में इस चुनाव पर इस किसान आंदोलन की कहीं ना कहीं जो छाया है वो पड़ने वाली है। इसका कोई असर इस चुनाव पर पड़ने वाला है, ये भी बहुत स्पष्ट रूप से माना जा रहा है। उसके बाद में जो स्थितियां हैं वो सबके सामने हैं। राजनीतिक दलों से बात करो, अभी सारे लोगों से बात करेंगे हम, चाहे विवेक मिश्रा जी हो, चाहे अनिल गंगवार जी हो, सारे लोगों का कहना है कि हम तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार देंगे, सारी चीजें। लेकिन जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति
हर चुनाव के लिए इतनी दीर्घकालिक है कि विपक्ष के लोग कुछ भी कहें, लेकिन नतीजे भाजपा के पक्ष में ही आखिर आते हैं, कोई चुनाव हो और चुनाव देखे भी हैं। उसके बाद में चुनाव की नतीजा ना हासिल होने के बाद में तरह तरह के आरोप भी लगते हैं, लेकिन जो रणनीति है चुनाव की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल साफ थी। और विपक्ष का अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पीछे कारण ये है कि विपक्ष खुद अपने किरदार की समीक्षा नहीं करना चाहता। चाहे फिरोजाबाद आप हारे, इटावा हारे, आप अमेठी हारे, उसके बाद में भी आप कहीं ना कहीं समीक्षा नहीं करना चाहते आप अपनी स्थिति का। जो कार्यक्रम आते हैं उनमें भी हम लोग कवरेज करने जाते हैं, तो उसमें भी ये स्थिति की खाना पूरी आप करना चाहते हैं। सही स्थिति ये है। आज चौपाल का कार्यक्रम था, समाजवादी पार्टी के साथी हैं हमारे डिबेट में, जो जो मंतव्य था पार्टी नेतृत्व का वो किसी विधानसभा क्षेत्र में पूरा नहीं किया गया। बैठक, सम्मेलन, कार्यक्रम, गोष्ठी सारे अलग अलग सब है और सारे शब्दों की अलग अलग कार्यक्रम की रूपरेखा होती है। तो जो मंतव्य था समाजवादी पार्टी के उस समाजवादी घेरा कार्यक्रम का वो कहीं किसी विधानसभा में पूरा नहीं हुआ। तो जो विपक्ष के लोग हैं वो कहीं आत्ममंथन नहीं करना चाहते और इसकी वजह से ये है कि वो दिन पर दिन धराशायी होते चले जा रहे हैं। कहीं नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साहब जम्मू कश्मीर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, यहाँ खाता नहीं खुलेगा, और भाजपा हर जगह पहुंचती चली जा रही। तो इस स्थिति से अब समय काफी है नहीं, और जिन दलों ने पंचायत चुनावों की उपेक्षा की उन्हें नेतृत्व का संकट आगे कहीं ना कहीं झेलना पड़ा। तो इस बार के जो पंचायत चुनाव हैं वो वास्तव में बहुत बड़ा इम्तहान है, और जो पार्टी ये पंचायत चुनाव जीतेगी उसका मनोबल 2022 के चुनावों के लिए काफी बड़ा होगा, और वो पार्टी 2022 के चुनाव और मजबूती के साथ और अच्छे मनोबल के साथ, ऊंचे मनोबल के साथ लड़ सकेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, और डिबेट का जो स्वरूप है उसे और निखारने की कोशिश करेंगे। आज बहुत प्रमुख दिन है और जो स्थितियां बन रही हैं वो उनको लेकर के हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सतपाल जी, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भी अपने पक्ष में कहीं ना कहीं खड़ा करेगी और फिर विपक्ष आरोप लगाएगा? शेखर जी, ये चुनाव चूंकि सिंबल पर नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अभी तक की जो सूचना है, अगर सिंबल पे चुनाव होता है तो 100% ये जो आप सोच रहे वैसे ही परिणाम आने के पूरे चांसेस। अब आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, अगर ये सिंबल पे नहीं होकर समर्थन के आधार पर चुनाव होगा, तब दूसरी प्रकार की रणनीति पार्टी को अपनानी पड़ेगी और जगह जगह अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव लड़ाने के लिए तैयार करने की स्थिति होगी और उनको समर्थन देकर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी आती है। दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, लेकिन एक बात पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेती है। हमारे जो प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय सोनी बलसल जी हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव लड़ेगी, और यहाँ तक वो तो कई बार कहते हैं कि प्रधानी का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए। इसलिए लड़ना चाहिए कि जब हम नगर पालिकाओं में सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं तो प्रधानी का चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। जगह जगह हमारी लीडरशिप खड़ी हो, हमारा ग्रुप तैयार हो, हमारे लोग तैयार हो, हमारा नेतृत्व तैयार हो। ये जो आप जिसकी चर्चा कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लगातार ध्यान में रहता है, और कई राज्यों के चुनाव में आपने पंचायत के अभी देखा ही है, और उससे पहले अन्य चुनाव भी हुए हैं। तो सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को छोटा नहीं मानती है। जैसे हैदराबाद नगर निगम का चुनाव था, अब नगर निगम के चुनाव में कभी उनके अंदर ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आती है कि देश का गृह मंत्री नगर निगम के चुनाव में प्रचार करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चार जाकर सभाएं करने जा रहा है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चला जाता है। तो हम किसी चुनाव को हल्के में लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। छोटे से लेकर बड़ा ये लोकतंत्र है, इसमें जो जीतता है उसका महत्व होता है। इसलिए हम हर चुनाव में पूरी ताकत के साथ इस हर चुनाव को लड़ते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। इस चुनाव को भी उसी हिसाब से लड़ेंगे। अनिल कुमार जी,
अभी ये चुनाव संपन्न हुआ है विधान परिषद का, स्नातक और शिक्षक सीट का। हालांकि उस चुनाव के नतीजे आम चुनाव पर असर नहीं डालते, कोई उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन स्थिति ये थी कि उस चुनाव में आपके जो एजेंट थे वो पोलिंग बूथ छोड़ आए थे 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद। हमने कई मतदान केंद्रों से खबरें आई, कई हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये सारी चीजें हैं जो मनोबल की बात है, जो मनोबल टूटने की बात है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष का टूटा है। क्योंकि नतीजे उपचुनाव जो हुए, ये जो विधान परिषद चुनाव, वो तो नतीजे नहीं डाल, लेकिन जो उपचुनाव हुए उनको लेकर के आपके समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े बड़े दावे थे, लेकिन कुछ आप कर नहीं पाए। तो कैसे पंचायत चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी है आपकी? शेखर भाई देखिए, पंचायत चुनाव कोई भी दल पहले तो सिंबल पर लड़ाने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, कोई कुछ भी कहे। क्योंकि उसमें कारण ये होता है कि जैसे बहुत से ऐसे गांव होते हैं कि उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पूरा का पूरा वोट उन्हीं का एक ही दल का पड़ जाता है। तो अब प्रधानी में तो 10-10, 12-12 कैंडिडेट लड़ते हैं। तो अगर वहां पर सिंबल से चुनाव लड़ा देंगे तो वहां पर विरोध की स्थिति हो जाती है। इसलिए और एक ही सुजातीय लोग लड़ जाते हैं, इसलिए कोई भी दल इनमें अपना हाथ नहीं डालेगा, बात चाहे कोई भी कुछ भी करे। और आपने जहां तक एमएलसी चुनाव की बात की गई थी कि 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद छोड़ आए थे, आप समझिए प्रशासन का डंडा इतना सख्त था कि विरोध करने पर पिटने और पिटाने की स्थिति बन रही थी। पुलिस स्वयं चुनाव लड़ रही थी, ऐसा महसूस कर रहे थे हम लोग। क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पर ऐसी बातें की तो उन्होंने यहाँ पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि अरे ऐसा तो आपने भी पहले किया होगा और ये तो सरकारों में होता रहता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। और पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, मैं एक बात तो इसमें ये कहना चाहता हूं कि जो भी प्रधान बने, यहाँ की जैसे आपने कहा ये नर्सरी है, ये भ्रष्टाचार की भी नर्सरी है। और जैसे बीडीसी है या जिला पंचायत है, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम ये चुनाव डायरेक्ट करा देंगे, लेकिन तो इस पे कुछ अंकुश भी लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है। तो बीडीसी है वो जहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है तब तक तो उसकी वैल्यू होती है 50,000 या 1 लाख रुपए से मिलके वो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जिला पंचायत सदस्य की स्थिति होती है कि वो 10 लाख और 20 लाख रुपया लेके, और अब तो एक और इसमें चल पड़ा है कि हमने तुम दिया है 10 लाख और दूसरा आया उसके भी 10 लाख रख लिए और वोट से चाहे बाद में खींचातानी हुई, लेकिन रुपया तो कोई नहीं ले पाता है। तो ये तो मैं जहां तक कहता हूं कि सरकार को ये मेरी मांग है कि या तो ऐसा करे कि जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष बने, ब्लॉक प्रमुख बने, प्रधान बने, इसके चेक पर दस्तखत नहीं होने चाहिए। ये केवल प्रशासक की भूमिका में। वो सारी चीजें ठीक है, वो तकनीकी। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपका समाजवादी पार्टी का फर्रुखाबाद की जिला पंचायत पर कब्जा है और आपके लिए ज्यादा नाक और प्रतिष्ठा की बात है कि कैसे वो कब्जा आपका बरकरार रहे। और कब्जा चला गया तो एक और नेगेटिव चीज आपके इतिहास में जुड़ जाएगी। तो वो कैसे लड़ेंगे? वो सारी चीजें हैं। विवेक जी, कांग्रेस की क्या तैयारी लग रही है? कांग्रेस की तैयारी जो हमेशा की थी कि प्रधान की चुनाव में सिंबल तो नहीं मिलेगा, ये बात तो तय है। लेकिन जो पूर्व इसके स्थिति रही तो वो नहीं रहेगी। इस चुनाव में हमारे जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनकी भी कार्यक्रम लगेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारी पार्टी का संगठन नहीं बन पाया। कल प्रियंका जी ने सीधे बात की है, जो प्रभारी है उत्तर प्रदेश के, उन्हें जिलों में रहने के लिए अभी संगठन ही नहीं बन पाया। संगठन सृजन अभियान चल रहा है क्या? कैसे लड़ेंगे आप प्रधानी का चुनाव? नहीं, वो संगठन सृजन का अभियान चल रहा है। वो संगठन सृजन का अभियान संगठन तैयार होता जा रहा है। उन्हीं से मेल मुलाकात के लिए ये संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें संगठन भी खड़ा हो रहा है और साथ में लोगों सब कहा जा रहा है कि जो लोग प्रधानी में या ब्लॉक प्रमुखी में या बीडीसी में या जिला पंचायत सदस्य में जो लोग लड़ना चाहें वो अभी से अपना प्रस्ताव दें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। तो ये कार्यक्रम
और उसमें जो प्रदेश स्तर के हमारे नेता हैं, अगर कोई प्रत्याशी चाहेगा तो वो आएंगे भी उसमें, और उसमें आके अपना पक्ष रख के अपने प्रत्याशी को जिताने की बात भी करेंगे। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि ये जो पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ अगर ये चुनाव कराएगा, जैसा कि भी लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार की जर्नी भी है, वो सब बातें हैं, लेकिन उसके साथ प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी सरकार के दबाव में ना आए और इन चुनावों को निष्पक्ष कराए। अगर ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो ये आप यकीन जानिए कि उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत की तस्वीर है पिछले वर्षों से जुदा होगी। जो अनुमान कयास लगाए जा रहे हैं विधानसभा या लोकसभा को देख के, नगर निगम को देख के, उससे विपरीत परिणाम होंगे। राम जी वाजपेयी, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की रहनी है इस चुनाव में, और प्रशासक भी मुक्त हो गए, ये भी परिवर्तन है, इसका भी कहीं ना कैसा रहेगा। तो स्थितियां तो जो झेलनी पड़ेगी। अनिल जी कह रहे थे कि सरकार है, शक्ति है, और सरकार अपना तेवर दिखाते, तो आपकी सरकार होती तो आपकी सरकार ने तेवर दिखाए। सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख आपकी पार्टी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष पर, जिला पंचायत पर कब्जा आपका है, कैसे बरकरार रखेंगे? ये बड़ी चुनौती है आपके सामने, कैसे क्या योजना है आपकी पार्टी में? माइक का इस्तेमाल करिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी सीधे तौर पे अच्छे प्रयास और काम करेगी। सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी का है वो यही है कि वो शुभम तिवारी, आपकी पार्टी के तो बस्ते ही नहीं लग पाते, भी विधान परिषद चुनाव में यही नजारा दिखा है, तो कैसे आप लड़ेंगे चुनाव आप? और स्थिति ये है कि अभी आपकी 6 महीने पहले जिला की कार्यकारिणी बनी है, आपके पदाधिकारी नहीं जा रहे किसान आंदोलन तक में, अध्यक्ष महोदय आपके अकेले जूझ रहे हैं, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो सरकार रहनी है, सरकार भी रहनी है, इसी चुनाव सरकार में चुनाव भी होने हैं, कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए शेखर जी, आपका सवाल अपनी जगह उचित है, लेकिन आपका दृष्टिकोण कुछ और है और मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मेरा दृष्टिकोण कुछ और है। आपने अभी संगठन सृजन की बात करी, यानी कि वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे हम काम कर रहे हैं और आपके संज्ञान में है। वो बात अलग है कि जब तक संगठन का पूरा सृजन नहीं हो जाता बूथ लेवल पर, तब तक आप इस चीज पर वाहवाही नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जिस चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें मैं आपको साफ बता दूं कि कहीं ना कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर एक फैसला ले रहा है, बड़े नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। ग्राउंड लेवल पर जब वो आएंगे तो उस अनुसार कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका करने वाली है। और जहां तक बात रहती है कि हम बाद में आरोप लगाते हैं या ये सब, तो एक बहुत सीधी सीधी बात है, जो गलतफहमी हम बिल्कुल नहीं पालते कि साहब जिनकी सत्ता है वो जिस हद पर भी जाकर जो है इस चुनाव में अपना डंका बजाने का प्रयास करते हैं वो वैसा ही करेंगे। हम आज से कह रहे हैं, हम बाद में आरोप लगाने की बात ही नहीं रखते कि चुनाव भाजपा सरकार में और प्रशासन की भूमिका निष्पक्ष, यही एक यक्ष प्रश्न है साहब। क्योंकि अभी जल्दी में एमएलसी का चुनाव हुआ है, तो यही भारतीय पाठशाला वाली पोलिंग थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तंबू लगाए बैठे हुए थे, जिस पर अन्य दलों ने जब विरोध किया तब पुलिस को शर्मिंदगी बस आकर वहां हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन प्रशासन तंबू हटवा नहीं पाया। ये उदाहरण है साहब, मैं ये साफ कहना चाहता हूं। तो प्रशासन की भूमिका पे तो कहीं ना कहीं सवाल उठता ही है, हम आज उठा रहे हैं और आगे भी उठाना पड़ेगा। रही बात जो बैलेट वोटिंग की अब की बार होगी इसमें, तो इस बैलेट वोटिंग में हमें एक उम्मीद जग जाती है
कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर प्रयास करना चाहिए कि पंचायत का चुनाव सिंबल से हो। वो सरकार में है और हम सबकी इस मांग को माने कि सिंबल से चुनाव कराएं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये बैलेट वोटिंग में हम फिर भी इस बात की एक मजबूती रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना जनाधार भी पता चल जाएगा। ये अहम का जो एक बंधन बंधा हुआ है ये भी टूट जाएगा और हम क्या करेंगे ये आगामी समय में पता चल जाएगा। जनता भी देखेगी, सत्ता दल के लोग भी देखेंगे और शेखर जी आप भी देखेंगे कि हम अपने संगठन में किस लेवल पर क्या काम कर रहे हैं। आलोगे बड़ी शंकाएं आशंकाएं हैं विपक्ष के लोगों को। भाई साहब नमस्कार। शेखर जी, ऐसा है, ये सब जनाधार विहीन लोग हैं, जनाधार विहीन पार्टियां हैं। भाजपा का कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है और हम सब लोग पंचायत चुनाव भी बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे अगर पार्टी अगर सिंबल देगी तो, नहीं तो हम समर्थन से जीतेंगे। अभी एक बंधु बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी में 5 लाख 10 लाख, हमें लगता था अपना इतिहास बता रहे थे। भाजपा की गवर्नमेंट अरे हम है, इसमें अपना इतिहास नहीं बता रहे, आपके लोग भी देते हैं, ये झूठ सच थोड़ी है। ऐसा नहीं है, ये सही है। हमारी अरे सही सरकार क्या, की तरीके से अभी निर्विवाद। आपके सरकार में जिला पंचायत चुनाव हुआ है तो आपके उसने नेता ने क्या करा जो लड़ रहा था? अब जब उस पे बैठ के थोड़ा मैंने तो आपकी बात को इतने धैर्य पूर्वक सुना, आपने इतने आरोप लगाए, तो कम से कम मेरी बात भी तो सुन लो। आरोप नहीं लगाए, मैं कोई आप पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, आप बीच में क्यों बोलते हैं? ये आप अपना इतिहास बता रहे हैं, समाजवादियों का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। फर्रुखाबाद तो आप अपना देख लीजिए भाई, ऐसा नहीं है कि आप कोई दूध के धुले हुए गंगा जी में नहा के आए, ऐसा नहीं है। फर्रुखाबाद जिला पंचायत का चुनाव किस तरीके से हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किस तरीके से हुआ, किसको खड़ा किया गया, ये सब जानते हैं। भाजपा का कोई भी एक उदाहरण ऐसे आप बताइए, नहीं मिलेगा। जनाधार विहीन पार्टी अब अपना मूल्यांकन इस पंचायत चुनाव में करेंगे, आने वाला समय बताएगा। भाई कांग्रेस के व्यक्ति बोल रहे थे साथीगण कि हम अभी से क्या घोषणा करें, बाद में हम करेंगे, बताएंगे रणनीति। मैं अभी बता दूं, आप एक ही बात कहेंगे कि हमने अपना कैडर खड़ा नहीं कर पाया, हमारे अंदर कुछ कमियां रहीं, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाया। बस यही रहेगा, चिंता नहीं करो। पंचायत चुनाव में भी हमने दूसरा आपका एमएलसी का उदाहरण भी दिया था, उसको कुछ बोलिए। एमएलसी चुनाव कुछ बोलिए। सुनिए हाँ। चुनाव में पहली बार हम सब लोग आए थे और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चलिए ठीक, आप प्रभात जी बोलिए। हाँ आप सबकी जमानत जब्त हो गई। प्रभात जी। हाँ शेखर जी, अभी हमने शुभम जी को सुना कि वो तंबू नहीं हटवा पाए, तो मुझे लगता है कि तंबू लगने से तो वोट पड़े नहीं है, वोट तो जनता ने डाले हैं। या तंबू के अंदर वोट नहीं पड़े होते हैं जो तंबू से खड़े होने से वोट पड़ गए। दूसरा इन्होंने कहा कि बैलेट पेपर चुनाव होगा, तो बैलेट पेपर से भी चुनाव होगा, और जब बैलेट से चुनाव होगा तो ईवीएम की मांग करेंगे, जब ईवीएम से चुनाव होता है तो बैलेट पेपर की मांग करेंगे, कहीं सिंबल की मांग करेंगे, कहीं कहेंगे सिंबल नहीं होना चाहिए। देखिए असली चीज ये है कि मुझे तकलीफ तब होती है जब मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लोग कुछ करते तो हैं नहीं और पूरा जनाधार इनका विपक्ष का सब खपली हो गया। अब ये केवल ये कोई न कोई बहाना, कोई न कोई आरोप पार्टी के संगठन के ऊपर या पार्टी की सरकार के ऊपर लगाते हैं। प्रशासन वही है जो पहले की सरकारों में प्रशासन था। प्रशासन तो कोई भाजपा के लोग नए सिरे से तो ले नहीं आए, प्रशासन के अधिकारी वही हैं, वही उसी पैटर्न पे चुने जाते हैं, उसी तरीके से इनका सिलेक्शन होता है। तो प्रशासनिक तंत्र तो वही है जो कांग्रेस के समय में था, जो समाजवादी पार्टी के समय था, जो बसपा के समय था, वही आज भाजपा के समय में है। तो प्रशासनिक तंत्र की अगर निष्पक्षता की बात करते हैं तो इन्हें स्वयं अपने ऊपर भी विचार करना होगा कि उस समय क्या यह प्रशासन निष्पक्ष था, या आगे भविष्य में इस प्रकार के जो प्रश्न उठाए जाते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी रणनीति बनाएंगे जो भाजपा के ऊपर आरोप लगाना बंद कर दें। वस्तु स्थिति यह है कि पंचायत चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्योंकि गांव स्तर से लेकर के जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 5 वर्ष चुनाव लड़ रही है। हर समय गांव के लोगों से लेकर के, गरीब से लेकर के हर स्तर पर काम कर रही है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे, चाहे वो सिंबल से लड़ें तो जीतेंगे, और बगैर सिंबल के होंगे तो समर्थन से लड़ेंगे वो जीतेंगे। और सतपाल जी, कुल मिलाकर किसान आंदोलन का असर पड़ेगा इस चुनाव पर, पार्टी ये का माना जा परचम रहा है। फहराएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। सतपाल जी, शेखर किसान जी, आंदोलन का असर पड़ेगा इस चुनाव पर, ये माना जा रहा है, उससे क्या नफा नुकसान होगा? शेखर जी, उत्तर प्रदेश में तो कोई खास आंदोलन चल नहीं रहा है, और जिन लोगों ने इसका विरोध कर रहे थे उसमें अधिकांश किसान के लोगों ने उसमें समर्थन कर दिया है। और फिर जो जहां बॉर्डर पे जो लोग हैं उसमें पंजाब के हैं और जगह के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी थोड़े बहुत हैं, तो ये लोकतंत्र खत्म तो हो नहीं जाएगा इसमें से। और इस चुनाव का किसान आंदोलन से कोई मतलब इसलिए नहीं है कि वहां जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान भी जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान असली किसान नहीं है। क्योंकि अगर समस्या के लिए आप आंदोलन करने की बात करते हैं तो आप इशू उठाइए ना। लोकतंत्र में ये नहीं होता कि पार्लियामेंट में कोई कानून बन जाए, आप कहते कि पहले इसे निरस्त करिए तब मैं बात करूंगा। क्या बात करोगे आप कमियां गिनाइए ना। आप एक एक इशू पर, एक एक बिंदु पर जब पार्टी उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आज सरकार तब भी थी, आज भी माननीय मोदी जी ने कहा है, और माननीय मोदी जी ने आज इस कानून की उपलब्धियों पर पूरे सारे राज्यों के एक एक प्रतिनिधि से जो चर्चा की, लोगों ने बताया है इसका क्या है। आप बताइए कि इसमें एक कमी है। आप प्रोपोगंडा करोगे, अफवाहें फैलाओगे, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। आप उसमें कश्मीर का इशू उठाओगे, आप खालिस्तान का इशू उठाओगे, तो किसान आंदोलन का क्या मतलब है इसका? आप आतंकवादियों के समर्थन की बात करोगे, कभी आप एनआरसी की बात करोगे। किसान क्या चीज उसमें से ये है कि आप उस चीज में आप एक बिंदुवार चर्चा करिए कि ये पॉइंट आपका गलत है। पहले आप कहते थे, एमसीपी की बात कर रहे थे कि उसको लागू होना चाहिए, जब उन्होंने कहा कि भाई आप लिखित ले लीजिए, आप कानून बना देते हैं, आप बताइए, तब फिर आप उसकी भी बात कर, उस पर भी मुकर गए। आप कहने लगे नहीं भाई, अब आप पहले कानून रद्द करिए उसके बाद हम बात करेंगे। तो भाई ऐसा तो कोई इस देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्रपति से क्यों, संविधान का जो संरक्षक होता है वो सब लोग हैं। आपको अगर अपनी समस्या है तो समस्या आप नहीं बता रहे हो, आपको सर दर्द हो रहा है और पैर की दवा ढूंढ रहे हो। तो आप ये इसका रीजन ये है कि इनका सबका बेस खत्म हो गया। जैसा राजस्थान में कांग्रेस के लोग डिफीट खाए हैं, जैसा अभी दूसरी जगह जो पंचायत चुनाव कश्मीर हुए हैं वहां इनकी दुर्गति हो गई है, दक्षिण भारत में भी इनकी दुर्गति हो गई है, हैदराबाद में इनके 2 नहीं जीते हैं। तो जहां जहां अब इस इशू को लेकर 8 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर, 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेके पहुंच गए, ना उसमें हस्ताक्षर था, ना नाम था, ना मोबाइल नंबर था, ना पता था। तो ये फर्जीफिकेशन से ये प्रैक्टिकल नहीं चलने वाला है। आज हम तो हमसे 8 करोड़, आज हिंदुस्तान की 8 करोड़ जनता जुड़ी थी, आज मोदी जी इसमें बात कर रहे थे ऑनलाइन, 8 करोड़ का रिकॉर्ड है। और इसलिए उसका किसान आंदोलन का इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में हम जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी रणनीति के हिसाब से लड़ने वाले हैं। और जहां तक एक बात और शेखर जी, एक चीज ये कह रहे थे कि अभी सिंबल की इशू की, तो सिंबल पार्टी भी चाहती है, लेकिन वो संवैधानिक कोई बाध्यता है, मुझे लगता है उसके कारण वो चीज नहीं हो पा रही है। 2/3 राज्य चाहिए होते हैं, उसके बाद उसमें अनुमति होती है, संशोधन होता है, तो शायद सेंट्रल से कुछ उसका अप्रूवल होता है, इसके कारण वो बाध्यता है। नहीं, हम भी चाहते थे कि सिंबल से चुनाव। देखिए, जो हमारे साथी ने जो किसान आंदोलन पे बात करी है, तो किसान आंदोलन में जिस तरह किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है और जिस तरीके से कपड़े पहना के उनको बिल का समर्थक बताया जा रहा है और हर प्रयास हो रहे हैं किसान आंदोलन को कमजोर करने के, उनमें फूट डालने के। देखिए, किसान का आंदोलन आज इतनी सर्दी में कोई भी समुदाय इतने समय तक 33 किसानों की बलि मोदी सरकार की जिद की वजह से चढ़ चुकी है। ये ऐसा नहीं है कि खाली वो उसमें देशद्रोही है इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। किसान आज क्यों इस पे आया? किसान
से वादा अरे भाई किया गया। पॉइंट आज बताए आपकी पार्टी और किसान, अरे किस पॉइंट किसान पे की आज पॉइंट वाइज लोगों को ऑब्जेक्शन आज क्यों नहीं तक कर रहे हैं? में पूरी नहीं हुई, कम जरूर हो पॉइंट वाइज ऑब्जेक्शन गई। करना चाहिए ना। गन्ना के भुगतान की बात करी गई, 14 दिन में भुगतान करेंगे, वो भुगतान नहीं हो रहा है। जब जीएसटी लागू किया गया तो जीएसटी को उच्च दरों पे लगा दिया गया कृषि उपकरणों के ऊपर, और भाई, कारपोरेट आप जगत किस बात कर रहे हो? आपके घोषणा पत्र में क्या था, जरा अपना पढ़ लीजिए कांग्रेस का। पैदा किया गया। जब कर्जा माफी का नंबर आया तो राज्यों पे छोड़ आपने दिया। यही सब बातें क्यों की? 45,000 करोड़ रुपया कुल 12 लोगों का कारपोरेट लोगों का माफ कर दिया। उसके बाद जब अभी कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जब ब्याज के ऊपर ब्याज माफ करने की बात आई तो ये किसानों का अपने को हमदर्द कहते हैं, किसानों को उस ब्याज के ऊपर ब्याज माफी से अलग रखा इन्होंने। ये बताइए, ये अगर पहले तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितनी बड़ी रकम बन रही थी, जिसके लिए इन्होंने जो जिसने ट्रैक्टर पे लोन लिया है उसको इन्होंने बाहर कर दिया, किस उपकरण पे लोन लिया उसको बाहर कर दिया, किसानों को कहाँ उससे से बाहर हो गया? कौन से कानून में बाहर हो गया? कहीं किसी सब मीडिया जानता है। में, अखबार में किसी का बयान, वित्त मंत्री का किसी का है? एमएसपी की बात लिखित देने को तैयार है, लिखित की बात नहीं हो रही, कानून का काम सुबह बोली। हाँ, एमएसपी की बात देखिए, टाइम बच रहा है। मैं इस चीज को बहुत अच्छी मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ कि बड़ी विडंबना है साहब, बड़ी विडंबना है साहब, जिसको कानून की जरूरत नहीं, जिस वर्ग को कानून की जरूरत नहीं उसके ऊपर कानून थोपा जा रहा है। आपने जो किसान आंदोलन की बात कही मैं भी रख देता हूँ, लेकिन पहले मैं जवाब उस बात का देना चाहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के एक साथी ने कहा हमारे ऊपर आरोप लगाते हुए कि हम आधार विहीन लोग हैं। तो साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, मशवरा देता हूं कि अपने वरिष्ठ नेताओं को बताइए जाके, क्योंकि वो बड़े बड़े मंचों से और मीडिया में बोल रहे हैं कि आंदोलन करने वाले किसान कांग्रेस के हैं, तो पहले उनसे कहिए ये क्लियर कर लें कि वो किसान कांग्रेस के हैं, क्योंकि हम तो आंदोलन करने वाले किसान कांग्रेस के नहीं है, आंदोलन करने वाले नेता कांग्रेस के हैं, किसान नहीं कोई कांग्रेसी है उसमें, किसान कांग्रेसी नहीं है, किसान है। पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कही गई है। किसान उस बिल का विरोध कर रहा है जिस बिल में आपने अंबानी चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें आपको पता लगेगा। रुकिए, आपने अंबानी को जो छूट दी है माल को स्टोर करने की, अरे पहले पढ़िए, सफेद झूठ मत बोलिए भाई, इतना झूठ सफेद क्यों बोल रहे हो? अंबानी का नहीं है, अंबानी का तक नहीं, आप अंबानी को छूट देने की बात कर रहे हो। और अंबानी से अंबानी के नाम साथ आ गया। ये जो कानून खत्म कर आपने जो सरकार अंबानी नहीं थे, आप जवाब भी सुनना नहीं चाहते हैं, अपनी बात का जवाब तो अपनी बात का जवाब तो अरे मैं ना बोलो तो बेहतर है। आप बोलोगे अब आप पे बात करिए, अंबानी अडानी छोड़िए। आप अंबानी की बात कर रहे हो, अंबानी का नाम इंडिया को आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो आपने खुली छूट की, खुली छूट की पंचायत चुनाव से नहीं चलेगा, चलेगा और अंबानी अडानी की बात कर रहे हो, आप पॉइंट आज बोलिए कि ये पॉइंट गलत है। आपने न्यायालय की भूमिका को क्यों खत्म किया? न्यायालय की जगह पर कांग्रेस किया था लागू करता तो पॉइंट वाइज बोलिए, आप पॉइंट बताइए कि ये गलत है। के साथ जब धोखा होगा तो वो न्यायालय की राहुल गांधी कौन सी आप राहुल गांधी क्यों? आप सीधे बोलिए पॉइंट वाइज, अगर आपने पढ़ा है आप उसमें अडानी और अंबानी मत बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल अडानी और अंबानी का नाम लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बैठी है उद्योगपतियों के आगे। साहब आप जनता चलने वाला नहीं है, देश की जनता जान चुकी है। आप पंचायत के चुनाव में ही सुपड़ा साफ होगा आपका। झूठ के कारण जगह दुर्गति हो रही है। राजस्थान में आपकी पंचायत चुनाव में इसीलिए हो गई, कश्मीर में दुर्गति होगी, आपको मिले थे और आपका खाता खुला, आपको शर्म नहीं आती। जहाँ सरकार में रहे हो झूठ बोल भाई, आपने किसानों के साथ धोखा किया है, आपको
सालों का वादा किया आपका ये झूठा एजेंडा चलेगा नहीं। आपको पंचायत चुनाव में मिलेगा। आप जिस हद तक जाइएगा आप इनमें फला फला एक कहानी है, इसमें ये है, आप पढ़ के बताइए ना। आज किसानों तक हमें बात पहुंचाने पढ़ नहीं लीजिए, रास्ते में रोकते हैं। तो एक बार आप पढ़ लीजिए ना, एक पॉइंट बता पाए आपके नेता राहुल गांधी आज तक कि ये पॉइंट गलत है। जनरल बोल रहे हैं, जनरल बोल रहे हैं। इसे हरी मिर्च और लाल मिर्च में फर्क ना मालूम जो हो लोग तो हैं देश भाई, के आप किसानों की बताइए क्या ना, बात करेगा। जो कानून बनता है उसमें बताया जाता है कि point राहुल गलत जी है। तक आने के लिए आदरणीय तो 5 स्टार प्रधानमंत्री होटल में बैठ कर ये नीतियां नहीं चलेंगी। भाजपा का कार्यकर्ता जमीन से बोलेगी जुड़ा हुआ बोलिए बोलिए है। मत जाइए। समय समाप्त हो रहा है। अरे अभी प्रधानमंत्री एक की जवाब देइए, झूठ देश की का जनता के चलेगा जनता को नहीं। गुमराह करने वालों को बेनकाब करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री ने आज जनता के सामने 8 करोड़ लोग जुड़े थे, उनके सामने कहा कि ये जो कांग्रेसी लोग हैं ये जनता को गुमराह करके भ्रमित कर रहे हैं और किसानों के हितैषी नहीं है। ये बता आपने रहे किसान किया है, क्या बात कर रहे हैं? आपने हर किसान को अंबानी और अडानी का दिया है। ठीक है, अरे ये फिर आप नहीं दे रहा है, अगर हम गलत धैर्य करें किसान रखिए, के साथ, पंचायत चुनाव हम तक किसान के इंतजार साथ गलत करें तो आज नहीं का आपको चर्चा आपको हम यहीं औकात समाप्त कर पता रहे लग जाएगी। हैं। बोले कि धैर्य आज की चर्चा ऐसे को हाथ यहीं उठाने से समाप्त कुछ कर नहीं रहे हैं। होगा। आज ये चर्चा में किसान भाग किसान लेंगे बोल रहे हैं, प्रसाद हम जी गलत का, कर रहे हैं तो आप क्यों आलोक आते प्यारी हैं? सिन्हा जी का, रामजी वाजपेयी जी का, अनिल जम्बार जी का, प्रभात अवस्थी जी का, विवेक मिश्रा जी का, शुभम तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। नमस्कार। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।